आपने सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इवन दो वही चीज जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वही आपको कह के जाएंगे भैया केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तुम जरा देख लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर एंड में आपको दे रखी है रेडॉक्स रिएक्शन। ये पांच रिएक्शन है। रटोगे क्या? रटने की बजाय समझ लो। सबसे पहली रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन। नाम में ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बी जुड़ना। अगर ये रिएक्शन आपसे कहती है कि बेटा जब दो रिएक्टेंट, सपोज करो ए और बी, दो रिएक्टेंट आपके पास थे, दो रिएक्टेंट हैं आपके पास और ये आपस में कंबाइन हो गए, जुड़ गए, जुड़कर इन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो नहीं। जब हमारा दिल टूटता है तो कहीं टुकड़ों में टूट जाता है ना, यही बोलते हैं ना, मेरा दिल चकनाचूर हो गया, टुकड़ों में टूट गया, बट गया, टूट गया। हमें पता लग गया कि कौन से पार्ट में रिया है, कौन से पार्ट में सोहा है, वो जो भी है कि यहाँ पर हमारे पास है सोनू और इसकी जो बेस्ट आप समझ जाओ, बेस्ट का मतलब बेस्ट दोस्त है रिया। ठीक है, आपस में दोनों मस्त रहते हैं, मस्त एक साथ एक ही टिफिन में खाते पीते हैं, जो भी है सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ कि रिया का एक और बेस्ट फ्रेंड जो सोनू से ज्यादा है वो आता है, जिसका नाम हमें गोपाल नहीं गोपू लिख देते हैं। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू करियर पॉइंट फाउंडेशन। माई सेल्फ पुनीत सक्सेना, योर साइंस मेंटर। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल करियर पॉइंट फाउंडेशन पे, जहां पर आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉट में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी पर बेस रहने वाला है कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हम एनसीईआरटी के अंदर आने वाली कंप्लीट जितनी भी एक्टिविटीज है उनके बारे में हम बात करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और एंड में जाते जाते आप फील करोगे कि आपके सारे डाउट, आपके सारे कंसेप्ट रिजॉल्व हो चुके हैं। अब कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जिसको आपको डाउट रहेगा। अगर फिर भी डाउट रहता है भाई तो कमेंट में जरूर बताना, उसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश हमारी है। और ये जो सीरीज है ये बेसिकली इसको हमने नाम दिया है आरंभ, क्योंकि आरंभ ही क्या है? स्टार्टिंग है। किसी भी चीज की स्टार्टिंग है तो हमने इसको नाम दिया है आरंभ। और इस लेक्चर का आरंभ करते हैं भाई। क्या करें? आरंभ करते हैं। तो अब आरंभ करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन पेपर की और वो क्वेश्चंस आप चाहते हो कि आपके चैप्टर वाइज रहें, तो करियर पॉइंट ने, पब्लिकेशन ने खुद से बनाई है अपनी एक किताब, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे चैप्टर वाइज उनको एनरोल करके और उनके डिटेल में कंप्लीट आंसर बताए गए हैं। और ये जो बुक है आपको साइंस में, मैथ्स में और एसएसटी में अवेलेबल रहेगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और आप वहां से इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अगर जाने तो किसी महान पुरुष ने एक बात कही है। क्या कही है भाई? कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे। अगर तुम सही में दिल से कुछ करना चाहते हो, तो तुम अपने आप को एक रास्ते में देख लोगे, यानी कि तुम तुम्हारा रास्ता ढूंढ लोगे। लेकिन इफ यू डोंट वांट, अगर तुम नहीं चाहते, तो यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तुम बहाना बनाओगे, तुम बहाना करोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन याद रखना बच्चा कि ये बहाने का टाइम अब नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है, करना शुरू कर दो। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है, तो आपके पास चंद 1 और 2 महीने आपके पास अपने एकेडमिक रैंक को सुधारने के और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने की। तो भाई शुरू कर दो और अपना रास्ता ढूंढ लो, अपना रास्ता खोज लो। ठीक है। तो चलिए भाई, तो हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस चैप्टर में चेंजेस के बारे में आता है। अब चेंज क्या होता है? परिवर्तन। आपने सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज परिवर्तित होती रहती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी बुक में आने वाले जो चेंज हैं वो कैसे होंगे, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि जो चेंज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है, अगर हम उसको समझें, उसके बेसिस पे हम बताएं तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होंगे, आओ देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। अगर हम यहां बात करें कि किसी भी मटेरियल के, किसी भी चीज के, किसी भी कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका नेचर कंप्लीटली बदल रहा है, तो उसको हम नाम देंगे केमिकल चेंज। इफ इट इज हैपनिंग, यस, अगर हम यहां लिखें कि अगर ऐसा हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, दैट विल बी केमिकल चेंज। अगर केमिकल कंपोजिशन में
अगर केमिकल कंपोजिशन में बच्चा कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, और अगर हम यहां पे इसको एक्सप्लेन करें कि नहीं, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, दैट विल बी फिजिकल चेंज, दैट विल बी फिजिकल चेंज। चलो अब डिटेल में जानते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। फिजिकल चेंज में सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, जैसे हो गई लेंथ, जैसे हो गई डेंसिटी, जैसे हो गई हाइट, इन सब में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जी हाँ, अगर मैं पेपर को फाड़ दूंगा तो क्या उसकी लंबाई में, लेंथ में ही चेंज होगा? जी हाँ, उसकी हाइट बदलेगी, लेकिन जो कंपोजिशन उसके अंदर है, जो कंपोजिशन उस पेपर के अंदर है, वही तो रहने वाला है ना। कि मटेरियल भी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर पेपर को फाड़ दिया तो नहीं बदलने वाला। तो ऐसा चेंज है फिजिकल चेंज। दूसरी, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने से क्या बनेगा? वाटर। और वाटर को अगर हम गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तो बनेगी वेपर। यही होगा। तो आइस से हम गए वाटर पे और वाटर से हम गए वेपर पे। क्या यहां पर वाटर का फॉर्मूला बदला है मेरे भाई? नहीं बदला। लेकिन क्या आपने रिवर्स कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, रिवर्स कैसे? अगर मैं तुमसे बोलूं कि गैस को, यानी कि वेपर जो थी वाटर की, उसको कंडेंस करो, ठंडा करो, ठंडा करने पर तुम वापस आ गए वाटर पे। अब मैं तुमसे कहता हूं वाटर को फ्रीज करो, फ्रीज करने पर तुम चले गए आइस पे। रिवर्स हुआ क्या भाई? रिवर्स है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, और इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज। बिल्कुल, फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट ही चेंज होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेंथ हो गई, हाइट हो गई, और वॉल्यूम हो गई, और क्या हो गई भाई? डेंसिटी हो गई। ये सारी चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें अब केमिकल चेंज के, अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम बात करें यहाँ पे और आगे केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज होता क्या है? तो याद रखना बेटा, केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज होता ही है, साथ ही साथ फिजिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो सकता है। अब अगर हम यहां बात करें, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ऐसा चेंज, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव होता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों की तुमने रिएक्शन कराई और तुम्हें मिला वाटर। अब आप देखो, आप ये समझो कि हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टिबल गैस और ऑक्सीजन कंबस्टन को प्रमोट करता है। ये दोनों जब मिल रहे हैं तो वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है, और पानी आग बुझाने के काम आता है। क्या यहां पर केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है? जी हां, अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया है तो इसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अब आपके पास कुछ एग्जांपल है केमिकल चेंज के। क्या है भाई? कंबशन है, रस्टिंग है, डाइजेशन है। यस, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। आगे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस है, आपके पास जो बैटरी में जो केमिकल्स हैं उनका जो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है वो है। फर्मेंटेशन है, वॉशिंग ऑफ हैंड है, एंड मैनी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं केमिकल चेंज के। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। तो केमिकल चेंज को और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसी से ही चैप्टर का नाम ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है, हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चलो, केमिकल चेंज, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब आपने देखा, इतने सारे एग्जाम्पल आपने देखे, किसके एग्जाम्पल देखे? केमिकल चेंज के। अगर एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें केमिकल चेंज हैपनिंग है, हो रहा है, तो वहां पर हमेशा केमिकल रिएक्शन अकर होगी। और एक पॉइंट दे रखा है साथ में आपको, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट केमिकली एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज दे रखी है कि यहां पर केमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट यानी कि ऐसे मटेरियल जो आप लोगे, और अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं और नया कंपाउंड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिसकी प्रॉपर्टी अपने जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे जो भी थे उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था वाटर का H2 और O2, ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है भाई, ये आपका प्रोडक्ट है। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेज आपने ली है, ये गैस यहां पर वर्क कर रही है रिएक्टेंट का,
और रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करके रिएक्ट करके बनाया है प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या है आपके पास? एक केमिकल चेंज की एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, जिसका नाम है 1.1 एक्टिविटी के नाम से, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। अब यहां पे आपको बताया गया है कि पहले तो आप क्या करो, मैग्नीशियम रिबिन लो, मैग्नीशियम रिबिन को सैंड पेपर से साफ करो। साफ क्यों करना है भैया? क्योंकि मैग्नीशियम रिबिन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबिन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्शन करता है और खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने ऊपर बना लेता है। तो हमने उसको साफ कर दिया, जो इंप्योरिटीज थी सारी चली गई, प्रोटेक्शन लेयर खत्म हो गई। अब आप क्या करो, उसको बर्न करो। तो यहां पर सिंपल सी एक्टिविटी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। अब आपको नोटिस करना है कि जब आप मैग्नीशियम रिबिन को बर्न कर रहे हो तो क्या क्या फील करोगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी को ध्यान से करना पड़ता है, ताकि आप अपने आंखों में गोगल रखो और डिस्टेंस मेंटेन करें और साथ ही साथ ग्लव्स पहने हाथों में। तो करा क्या हमने कि जब मैग्नीशियम रिबिन लिया, जब हमने मैग्नीशियम, यहां लिख देते हैं, जब हमने मैग्नीशियम रिबिन लिया और उसको जलाया। अब जलाने के लिए आप जानते हो ऑक्सीजन प्रेजेंस चाहिए, तो व्हेन वी कंबस्ट मैग्नीशियम रिबिन तो हमें मिले एक व्हाइट कलर का पाउडर, डेट इज मैग्नीशियम का ऑक्साइड, डेट इज मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहां पर ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है वो हमें देखने को मिला। तो क्या यहां पर केमिकल चेंज हुआ है बेटा? जी हां। और साथ ही साथ मैग्नीशियम रिबिन जब बर्न होता है तो व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्यूम निकलती है, फ्लेम निकलती है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, चमकदार होती है, जिससे आपकी आंखें खराब भी हो सकती है। इसलिए आपको बोला गया है यहां पर कि भैया डार्क ग्लासेस का यूज करो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अगर हम थोड़ा और आगे बात कर लें तो ये है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और एक पाउडर फॉर्म में है। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या मैग्नीशियम के ऑक्साइड से वापस से आप मैग्नीशियम रिबिन बना सकते हो? क्या बना सकते हो? ये पाउडर आ गया है आपके पास, ठीक है। आगे अच्छा और चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होने वाला है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का नेचर क्या होने वाला है, तो जैसा कि अगर आप इसमें पानी ऐड करोगे, जब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो आपको मिलता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, विच इज अ बेस, है ना, विच इज अ बेस। थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कौन से नेचर का है, एसिडिक या बेसिक? तो याद रखना मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और एक चीज और, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? जो केमिकल चेंज हो रहा था, गौर से सुनिएगा, जो केमिकल चेंज हो रहा था उसको, उस रिएक्शन को हमने लिखा। कैसे लिखा? सिंबल्स में लिखा। देखो कैसे सिंबल्स बनाए, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, एरो लगाया, उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए उन्हें हमने डिजाइन किया, उन्हें हमने लिखा, डिजाइन क्या किया, लिखा। तो यही क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन है। तो देखो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिस मेथड से आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, आप सिंबल्स का यूज कर रहे हो या फिर आप फॉर्मूले का यूज कर रहे हो ऑफ द सब्सटेंस दैट इज इन्वॉल्व इन इट, जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसे ही हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन। उसे ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर हम बात करें कि आपके पास कौन कौन से टाइप्स है केमिकल इक्वेशन के, तो भैया अगर आप उनको नाम से नाम लिखना चाहते हो, उनका वर्डिंग में नाम लिखना चाहते हो, तो आपके पास केमिकल इक्वेशन को लिखने का पहला मेथड है वर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट मेथड है आपके पास, ठीक है। अ वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब द केमिकल चेंज यूजिंग द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल है, आपको जैसे आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिखो, मैग्नीशियम लिया है, ऑक्सीजन लिया है, आप नाम लिखो, बीच में प्लस का साइन लगाओ, एरो लगाओ। ये सारी चीजें आपको वर्डिंग में हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कैसे करें भाई इसको, तो रिप्रेजेंट करने का सबसे प्यारा तरीका है आपके पास कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल। क्या वर्ड इक्वेशन बन गई? बिल्कुल बन गई, ठीक है, वर्ड इक्वेशन बन गई। आगे 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 क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सिंबल में बताओ, सिंबल की इक्वेशन बनाओ। अब देखो वर्ड इक्वेशन को लिखना कितना भारी काम है, बार बार लॉन्ग, बड़ा तरीका, छोटे पे आते हैं, शॉर्टकट पे आते हैं। तो अगर हम सिंबल यूज कर लें, अगर हम उस नाम की जगह सिंबल यूज कर लें या फॉर्मूला यूज कर लें जो हमें दे रखा है, तो कितना आसान हो जाएगा हमारा काम। अगर मैं उसी का एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊं तो देखो भाई, मैग्नीशियम, ये लो mg में काम खत्म हो गया हमारा, सिंबल्स याद रखने पड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस, ठीक है, रिएक्ट किया, बनाया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये हो गई आपकी सिंबल इक्वेशन।
जिसमें आपने जो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट आपके पास है उनको अगर आप सिंबलाइज फॉर्म में लिखोगे तो वो आपका क्या हो गया, क्या हो गया, सिंबल इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले कमेंट चालू रहने चाहिए। कमेंट में बताते रहो कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। थम्स अप वम्स अप जो भी तुम्हें मिले, फायर वायर, उन सब के सिंबल्स बनाते रहो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ मेथड है आपके पास, ठीक है, कुछ मेथड है। क्या मेथड है जानते हैं। सबसे पहले आपको सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अब सिंपल सी बात है कि जितने भी रिएक्टेंट आप लिखोगे, जितने भी मटेरियल आप लोगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट लोगे, जितने भी कंपाउंड लोगे, वो अगर रिएक्ट करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेने वाले हैं विद प्लस साइन बिटवीन देम। अगर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके साथ में आपको उनको लिखने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे, द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। आपको जो प्रोडक्ट है उनको लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे, और सेम वही रूल अप्लाई करना है कि अगर प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा है तो वहां पर आपको उनके बीच में प्लस का साइन अप्लाई करना है। नेक्स्ट, एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड द प्रोडक्ट। आपको एक एरो का साइन लगाना पड़ता है जो बताता है कि जो रिएक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं H2 और O2, आगे बढ़े भाई, और हमें मिला वाटर H2O, हमें मिला वाटर H2O। अब यहां पर देखो एक चीज और, ये रिएक्टेंट है, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। आगे और क्या है, इधर प्रोडक्ट हमें फॉर्म हुआ। अब एक चीज थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं। यहां पर आपको जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो उसमें आपको यहां पर इनके फिजिकल स्टेट के बारे में भी बात करनी है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई और चीज, कोई एक मीडियम ले रहे हो, जैसे आप हीट को बताना हो, हीट भी ले रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हो, या फिर आप एनर्जी कहीं से ले रहे हो, जैसे कि फोटोकेमिकल एनर्जी ले रहे हो, सनलाइट ले रहे हो, तो वहां पर आपको यहां पर इस एरो के ऊपर सिंबल बनाना पड़ता है उस चीज का, तब जाके आप केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन फॉर द मीथेन बर्न्स इनटू द एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसने बोला है आपसे कि आपको एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें आपको बताना है कि जब मीथेन गैस को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हुआ है उसको बताओ भैया रिएक्शन को लिख के। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या दिया रहा है हमें, मीथेन, ये हमें मीथेन दिया है भाई। अगर मैं इसको वर्ड इक्वेशन में लिखूं तो मीथेन व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस वाटर, ये बना। ये तो आपकी वर्ड इक्वेशन हो गई। लेकिन बेटा अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहें तो सिंबल में मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट इज O2 इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन आप मुझे बताओ बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे, लेकिन आपको यहां पर देख के बताना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। मैं ही बता देता हूं अभी, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो याद रखना जब हम बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो इस एग्जाम्पल को ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको हम बैलेंस करेंगे। हम मतलब आप लोग, मैं करवाऊंगा आपसे बैलेंस और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है भाई हमारे पास, अब देखो सर हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुई है? क्या वो केमिकल रिएक्शन हमसे हमारे कानों में कुछ बोलेगी? क्या वो केमिकल रिएक्शन हमें दिखाई देगी? क्या हमें वो सूंघने में आएगी, स्मेलिंग फील होगी? क्या हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो काम करेंगे, उसको देख पाएंगे हम? तो भैया हाँ, ये सारी चीजें आपको बताएगी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इवन दो वही चीज जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वही आपको कह के जाएंगे भैया केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, तुम जरा देख लो। कैसे पता लगेगा? तो अगर हम बात करें कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपके कहीं से गैस रिलीज हो रही है, रिएक्शन के बीच में गैस रिलीज हो रही है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, जब आप दो लिक्विड को मिलाओगे, जब आप दो सॉल्यूशन को मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, और
उन दोनों के मिक्स करने के बाद वहां पर आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है बॉटम पे, तो वो है आपका प्रेसिपिटेट। आगे बात करेंगे अभी चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन करते समय जिस बीकर में, जिस टेस्ट ट्यूब में आप उस रिएक्शन को करवा रहे हो, वहां पर अगर टेम्परेचर का चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन का टाइप है, केमिकल रिएक्शन क्या एक कैरेक्टर है। आगे अगर हम बात करें चेंज इन कलर में बदलाव हो रहा है, डेफिनेटली केमिकल है। आगे चेंज इन स्टेट अगर बदल रही है बच्चों तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। अब वन बाय वन हम इसको समझते हैं कि कैसे है, क्या है। तो चलो भाई, सबसे पहले क्या था। एक चीज मैं वापस से आपको बोलने वाला हूं कि भैया रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके बिल्कुल मेमोरी बेस्ड पे हो जाना चाहिए और आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद खुद से एक माइंड मैप बनाना होगा और उस माइंड मैप में आपको हर रिएक्शन के टाइप की एक या दो जो रिएक्शन है उसके एग्जाम्पल आपको मेमोरी बेस पे याद होने चाहिए। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हमें कैसे पता लगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या कैरेक्टर है? तो सबसे पहला कैरेक्टर था कि गैस का रिलीज होना, एवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो हम मान लेंगे केमिकल चेंज हो रहा है। तो एक्टिविटी 1.3 आपके पास प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में प्रेजेंट ये एक्टिविटी आपसे कहती है कि एक फ्लास्क लो, उस फ्लास्क के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डालो, और अच्छा जिंक के ग्रेन्यूल्स तो हम बाद में ऐड कर देंगे। आपको क्या करना है, एक फ्लास्क के अंदर HCl लेना है और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है डाइल्यूट, और उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड कर देने हैं कुछ इस तरीके से। अब जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस पढ़ रखा है वो समझ जाएंगे कि सर यहां पर बात हो रही है कि जब जिंक मेटल रिएक्ट करेगी एसिड से, जब जिंक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो यहां पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होना तो पक्का है, और हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, डेट इज ZnCl2 जिंक क्लोराइड। क्या मिलेगा बेटा, जिंक क्लोराइड। ठीक है। अब देखो क्या यहां पर हाइड्रोजन गैस निकली है, रिलीज हुई है? जी हाँ। अब तुम बोलोगे कि कैसे पता लगा है? तो कुछ नहीं करना, जहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, वहां पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाना, ठीक है, कैंडल ले जाना, वहां पे तुम्हें अगर पॉप साउंड आ रहा है तो वहां से गैस रिलीज हो रही है। तो यह था भैया हमारा पहला एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शन के समय एक कैरेक्टर है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। आगे दूसरा कैरेक्टर क्या है भाई, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। दोनों को एक में ही समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 आपसे क्या कहना चाहती है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट कहाँ है भाई, ये रहा, PbNO3 का होल ट्वाइस आपने ले लिया, और इसमें अब आपको क्या करना है, दूसरा सोल्यूशन की जरूरत है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, ये रहा Ki। ठीक है, अब दोनों को कर दो मिक्स। अब जैसे ही आपने मिक्स किया आपके पास आए क्या, दो नए सब्सटेंस बने। पहला है लेड आयोडाइड PbI2 और दूसरा है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये आपके पास कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं। अब पता है आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो दोनों सोल्यूशन थे आपके पास, ये दोनों सोल्यूशन थे, मैं वापस बोल रहा हूं दोनों सोल्यूशन है क्योंकि उसने बोला सोल्यूशन रेडी करना है। सोल्यूशन थे और दोनों ही कलरलेस सोल्यूशन थे, दोनों ही ट्रांसपेरेंट कलरलेस सोल्यूशन थे। जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो जो लेड आयोडाइड है बेटा, ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। कौन से कलर में, येलो कलर में। और यहां पर ये जो सिंबल आपको दे रखा है डाउन का, ये आपको बता रहा है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है, जबकि ये वाला जो एरो है अप का, ये आपको बता रहा है कि गैस लिबर्टेड आउट हुई है, बाहर गैस जो है रिलीज हुई है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है भैया, हमारे पास तीसरा कैरेक्टर है, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर के चेंज पर, ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर हम हमारी रिएक्शन को दो टाइप में दे सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब वन बाय वन दोनों को समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज लिबर्टेड आउट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आती है अपने आप, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हीट प्रोड्यूस हुई। जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया था बर्निंग ऑफ मीथेन गैस।
मीथेन गैस को आपने बर्न किया, जलाया, जलाने पर आपने बेशक थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन उसके बाद जब वो जला तो क्या एनर्जी रिलीज हुई? बिल्कुल। क्या गर्मी मिली? बिल्कुल। क्या जब आप कार्बन को यानी कि कोयले को बर्न करते हो तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल होती है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्या हमारी बॉडी इस समय हीट रिलीज कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। इस ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले, लिबर्टेड आउट, क्या है भैया? एक्सोथर्मिक है। क्या बोला कि हीट लिबर्टेड आउट। जो हीट अगर बाहर आ रही है, हीट हमने नहीं दी है, वो बाहर आ रही है, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बड़ा क्विक लाई में जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आपको मिलेगी हीट। साथ में आपको क्या मिलने वाली है? हीट मिलेगी। क्या हमने यहां पर हीट दी थी? नहीं दी थी। तो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़े। क्या करना पड़े? हीट को प्रोवाइड कराना पड़े। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑफ हीट। आप क्या कर रहे हो? केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हीट को प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो रिएक्शन होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? एग्जाम्पल है आपके पास जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं। अब देखो यहां पे हीट का साइन, ठीक है, हीट का साइन मैंने बनाया ट्राइंगल एरो के जस्ट ऊपर। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्या आपने हीट यहां पर प्रोवाइड कराई थी? जी हां। अगर आप हीट प्रोवाइड करा रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपको हीट मिल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे हम बात करते हैं। अब क्या है? चेंज इन स्टेट। अब बेटा चेंज इन स्टेट की अगर हम बात करें तो बहुत प्यारा एग्जांपल है हमारे पास वाटर। ठीक है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है हमारे पास वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो ये आपके पास वाटर है जो लिक्विड स्टेट में आपके पास प्रेजेंट है। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊं, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊं तो मुझे मिलती है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। क्या यहां पर स्टेट में चेंज हुआ है? क्या यहां पे स्टेट में चेंज हुआ है? जो वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था, अब वो आ चुका है हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। तो आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे केमिकल रिएक्शन के। आई होप आप सभी को ये 5 केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये समझ में आ चुके होंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो ये बैलेंसिंग है क्या? देखो बीच में तुम्हें एक तराजू दिख रहा होगा जिसकी तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो सेम रहने वाला है। 9th क्लास याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है क्या बच्चा? क्या था वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? क्या स्टेटमेंट था? कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब इसी स्टेटमेंट के लिए हम अगर यहां पे बात करें कि इसको हम कैसे समझें, तो यहां पे आपको करना कुछ नहीं है कि जो भी मटेरियल, जो भी रिएक्टेंट आप ले रहे हो रिएक्शन के लिए, वापस से जो भी रिएक्टेंट आप ले रहे हो रिएक्शन के लिए, तो यहां पे लिख दें हम कि हमें जो भी लिया था उसका मास ऑफ रिएक्टेंट, जो आपने रिएक्टेंट का मास लिया था भाई, ठीक है, उसका मास इक्वल होना चाहिए कि जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए किसके बराबर? मास ऑफ प्रोडक्ट। उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आपने लिए उनका मास इक्वल होना चाहिए उस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट के मास के। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? ये रूल कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या है? बैलेंस द गिवन रिएक्शन। अब बैलेंस द गिवन रिएक्शन क्या कह रही है आपसे? आपके पास एक रिएक्शन है Fe2O3 प्लस कार्बन, Fe और कार्बन डाइऑक्साइड आपसे रिलीज हुई है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों रिएक्टेंट है? जी हाँ। क्या ये दोनों प्रोडक्ट है? जी हाँ। अब आपको करना क्या है, यहां पर हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं।
क्या करें अब इसमें? करना क्या है? ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट और ये है आपके एलिमेंट। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो कितने एलिमेंट की नीड आपको यहां पर हुई। सबसे पहले तो हम उन एलिमेंट के सिंबल यहां पर लिख लेते हैं। क्या क्या नीड हुई आपको? Fe की जरूरत पड़ी, जी हाँ Fe, फिर है ऑक्सीजन और फिर है कार्बन। है या नहीं? है या नहीं भाई? एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपने रिएक्टेंट में लिए थे हमने यहाँ लिख दिए, प्रोडक्ट में भी सेम रहने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा। Fe यहाँ पर Fe है तो वहां पे प्रोडक्ट में आते आते Fe गायब हो गया। Fe भाई गायब नहीं होगा, ठीक है? यही तो रूल हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी Fe यूज होगा, तो हमने दोनों में लिख लिया भैया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हमने कॉमन लिख लिया। अब आगे रिएक्टेंट में आपको यहाँ चेक करना है Fe का अमाउंट कितना है, कितने कितने अमाउंट में Fe ऑक्सीजन और यानी कि आयरन, ऑक्सीजन और जो आपका कार्बन है वो प्रेजेंट है। चेक करो, 2 ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है 1, ठीक है? कितने एटम देखे हमने यहाँ पर? Fe के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है और साथ ही साथ कार्बन का 1 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आ जाओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड की तरफ। प्रोडक्ट साइड में चेक करो बेटा, Fe के एटम कितने? 1 ही दिख रहा होगा, 1 लिख दो। आगे कार्बन के एटम कितने? 1 ही है। ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 2 दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा, क्या इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है आप सभी को? इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है आप सभी को? क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। अब बात करते हैं ये है क्या। अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आगे अगर हम बात करें तो इसको बैलेंस करना है। यू जस्ट वांट टू बैलेंस दिस रिएक्शन, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ्स और कैलकुलेशन लगाएंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो करो भाई, करना क्या है? तो सबसे पहले आप देखो ऑक्सीजन को, दिखाई दे रहा है, कहाँ है? ये रहा। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। आगे ज्यादा वाली साइड को छेड़ते हैं या कम वाली साइड को छेड़ते हैं? तो कम को ज्यादा करना है ना, तो कम वाली साइड पे चलते हैं यहां पर। अब देखो इसको 3 बनाना है, ऑक्सीजन को 3 बनाना है, तो 3 बनाना, 2 से 3 बनाने में हमें मल्टीपल करने पड़ेंगे। तो मल्टीपल करने के लिए हम तो क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। तो बेटा इतना तो मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करें? एलसीएम ले। 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। तो अगर मैं इसको 6 बनाना चाहूँ यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो गया? 3 2 आर 6। 6 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, इस पे इफेक्ट आते ही कार्बन पे भी, कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर पहले थे 1 और 3 से मल्टीप्लाई करते ही हो गए 3, हो गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इधर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 अमाउंट में है, हमें इसको बनाना 6। तो क्या करें? अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 बन जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन इसका इफेक्ट Fe के एटम पे भी आएगा। तो 2 2 आर कितने हो गए? 4 हुए। अब देखो नंबर चेक करते जाओ आप। ऑक्सीजन के जो भी एटम थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो सारे के सारे कैसे हो चुके? बैलेंस हो चुके। अब आगे की कहानी क्या है? अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ Fe यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी Fe 4 चाहिए ना, तो यहाँ पे तो 1 है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा बेटा, हो गया बैलेंस। आगे अभी रुकना नहीं है, चलते जाना है। जब तक हर एलिमेंट बैलेंस नहीं हो जाए तब तक काम करते रहना है, फोकस करना है। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन यहाँ पर 3 एटम में प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है यहाँ पर कार्बन के एटम, तो वहां पर भी 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा काम हमारा। अब जब आपने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, तो बेटा ऐसी रिएक्शन कैसी होती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कैसी होती है? दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, ठीक है? ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, अब देखो एक होमवर्क देता हूं, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। बैलेंस द गिवन रिएक्शन दैट इज NaOH Al2O3 NaAlO2 और H2O, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दे रखा है, सोडियम एल्यूमिनेट दे रखा है और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन, वाटर दे रखा है। हाँ, आप ये समझ गए होंगे। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये है आपका बेस, है ना? ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर में होता है। अब अगर ये, गौर से सुनना, एक्स्ट्रा बिट है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल बिहेव लाइक एन एसिड।
और ये बनेगा सॉल्ट, दैट इज एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये है वाटर रिलीज हुआ है। जल्दी से इसको बैलेंस करो उसी मेथड से जिस मेथड से हमने अभी किया है, जल्दी से। चलो करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं भाई। कितने एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 3 4। सो हमें एक और जाना पड़ेगा नीचे। हो जाओ शुरू, चलो गुरु हो जाओ शुरू। क्या है एलिमेंट? कौन कौन से? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है। अब मुझसे ये मत बोलना कि ये वाला ऑक्सीजन भी लिख लो सर, अरे पागल हो गया, एक बार लिख लिया ना। रिएक्टेंट में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम सब ने एक साथ उसको लिख दिया है यहाँ पर। अब आपको ये चेक कर लो भैया कि तुम्हारे दिमाग में ये ना हो कि प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट गायब हो जाए। चेक कर लो, क्या प्रोडक्ट में भी सोडियम है? जी हाँ है। क्या ऑक्सीजन है? जी हाँ है। क्या एल्यूमिनियम है? जी हाँ है। क्या हाइड्रोजन है? जी हाँ है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं रिएक्टेंट, यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट। अब सबसे पहले आप बेसिक क्या करोगे, इन सबके नंबर लिखोगे, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर Na के पास 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की बात करें 1 और 3 4 यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं दिख रहे? 1 और 3 4 एटम। आगे हाइड्रोजन 1 1 1 1 1। और क्या है? एल्यूमिनियम के आपके पास है 2 एटम प्रेजेंट है भाई, दिख रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट में सोडियम आपके पास 1 है, एल्यूमिनियम आपके पास 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 और 1 कितने हैं? 3 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है मुन्ना, 2 है क्या? बिल्कुल है। अब मेरी बात गौर से सुनो, उस वाले केस में आपने क्या करा था? पिछले वाले केस में आपने क्या करा था? सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या करा था? बैलेंस किया था। अब इस वाले केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो चलो करते हैं। हाइड्रोजन के एटम कहाँ ज़्यादा है? इधर। तो वर्क क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 अप्लाई कर दूँ तो 2 से मल्टीप्लाई होते ही हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। साथ ही साथ बच्चों 2 Na, तो Na भी कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 होंगे बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलूँ कि ऑक्सीजन पे भी तो इफेक्ट आएगा सर, तो बिल्कुल आएगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे? 2 और 3 कितने हो गए? अब इसको 5 करो भाई, इसको क्या करो? 5 करो, जल्दी करो। कर दिया इतना। अब आ जाओ इधर। अब आपका काम है क्या? बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। करो जल्दी से। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपके पास इधर ऑक्सीजन 5 है और इधर की तरफ आपके पास ऑक्सीजन 3 अमाउंट में है। अब अगर मैं सिंपल सा एक फंडा लगाऊं, यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? Na कितने हो गए? 2 हो गए। बैलेंस्ड है? जी हाँ। अब देखो 2 एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 हो गए। तो देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम। आगे 2 × 2 4 और 1 5 हुए क्या? बैलेंस हुए। तो देखो 2 × 2, ऑक्सीजन के 2 एटम इधर है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 4 हो गए, और एक यहाँ पे बेटा है 5। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस और एल्यूमिनियम भी बैलेंस। तो आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी? कुछ इस तरीके से बनी कि 2NaOH Al2O3 और साथ ही साथ 2NaAlO2 और H2O। समझ में आया बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट? अब यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर इसको रोका था, ये आप क्या करोगे बेटा? HW में करके लाना है इसको, भूल मत जाना, करना जरूर, ठीक है? नहीं आए तो वापस बता देना, वापस पूछ लेना। आगे अब यहाँ से अब मेन चैप्टर की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है? चांसेस यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने के, और एक एक रिएक्शन को हम ढंग से बहुत प्यार से समझने वाले हैं बच्चों। तो शुरू करें। तो यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शन आपको दे रखी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
और फिर एंड में आपको दे रखी है रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन है। रटोगे क्या? रट लो। कितना रट सकते हो? तुम्हारे दिमाग में कितने रटने की कैपेसिटी है बताओ मुझे आज। रटने की बजाय समझ लो, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहली रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन। नाम में ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन। जुड़ना, क्या होना? जुड़ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये रिएक्शन आपसे कहती है कि बेटा जब दो रिएक्टेंट, सपोज करो ए और बी, दो रिएक्टेंट आपके पास थे, दो रिएक्टेंट हैं आपके पास, और ये आपस में कंबाइन हो गए, जुड़ गए, जुड़कर इन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो नहीं, इन दोनों ने जुड़कर एक ही प्रोडक्ट अगर बनाया तो वहां पर हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है? सुन लो डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट। यही बोला था मैंने, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पे सिंथेसिस हो रहा है, मिलन हो रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, ए और बी, पहले दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, उन दोनों के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देखने को मिला है। दैट इज क्या है भाई? क्या है? कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, एग्जांपल की बात करो सर, एग्जांपल दे दो। क्या है? लो, कार्बन को तुमने जलाया, मतलब कोयले को तुमने जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुम्हें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये कॉम्बिनेशन है? जी हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहां पर दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। कॉम्बिनेशन। और एग्जांपल की बात करनी है, ये रहे आपके पास मैग्नीशियम के रिबिन को बर्न किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला, NO को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, NO2 मिला, साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इतनी सारी रिएक्शन तुमने देखी, ये रिएक्शन आपने देखी, कहाँ गई? कार्बन, कोयले को जलाने वाली, ये तीनों रिएक्शन देखी। इनके बेसिस पे एक चीज हम कह सकते हैं, हम जला रहे हैं और हमें मिल रही है हीट। कोयले को जलाने पर मिली हीट, ठीक है, कोयले को जलाने पर हमें मिली हीट। और क्या है आपके पास? क्या है? मैग्नीशियम के बर्निंग को जलाया, इधर से हीट मिली, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। यही होता है ना इन नेचर। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर है। कॉम्बिनेशन क्या है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे, कॉम्बिनेशन हो चुका है। और अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, डिसोसिएशन की, वो तो थी क्या? जुड़ने वाली। यह है टूटने वाली। क्या है? टूटने वाली। जब हमारा दिल टूटता है तो कई टुकड़ों में टूट जाता है ना, यही बोलते हैं ना, मेरा दिल चकनाचूर हो गया, टुकड़ों में टूट गया। अरे इसका मतलब क्या है? दिल एक है और हमें मिला दगा, धोखा मिलने पर क्या हुआ? हमारा दिल कई टुकड़ों में टूट गया। अब एक रिएक्टेंट जब मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा, डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रोकन अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें एक रिएक्टेंट, एक कंपाउंड टूटकर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड एनालिसिस रिएक्शन। हम इसको एनालिसिस इसलिए बोलते हैं ताकि हमें पता लगता है कि इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड मिले हुए थे, रिएक्टेंट किससे मिलकर बना था। जब ये टूटा तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में बढ़ गया, टूट गया, हमें पता लग गया कि कौन से पार्ट में रिया है, कौन से पार्ट में सोहा है, वो जो भी है सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर देखो, ए और बी सिंगल कंपाउंड था, टूट गया, बेचारे अलग अलग हो गए। अब यहां पर डाइवोर्स हो गया। ठीक है, एक कपल साथ रहते थे, बीच में डाइवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, कॉपर कार्बोनेट को तुमने गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कॉपर सेकंड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। वाटर को तुमने करंट पास करा, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो गई। फिर लेड नाइट्रेट को तुमने हीट किया, लेड नाइट्रेट को जैसे ही तुमने हीट किया, हीट करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अब यहाँ पर याद रखना, ये जो NO2 है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। ये गैसियस फॉर्म में होती है, इसका कलर ब्राउन कलर में होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिला? देखो यहाँ पर चेक करो, हीट देनी पड़ी,
एनर्जी देनी पड़ी, एनर्जी हीट देनी पड़ी। अरे भैया डिकम्पोजिशन के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ रही है। डिकम्पोज कब तक कोई नहीं होगा जब तक उसे एनर्जी नहीं दोगे, हीट नहीं दोगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस है सारे, क्या है, एंडोथर्मिक हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मार्क माय वर्ड। अब अगर तुम्हें डिकम्पोज कराना है, अगर कोई चीज तुम्हें डिकम्पोज करनी है तो तोड़ने के कितने मेथड हैं? एक दिल को तोड़ने के कितने तरीके हैं? मल्टीपल तरीके हैं, है या नहीं? क्या है सबसे पहला तरीका? ट्रस्ट। अब ट्रस्ट हमने किया किसी पे और उसने ट्रस्ट की वाट लगा दी बिल्कुल ही, तो हम क्या हुआ? टूट गए। ठीक है, टूट गए भैया। दूसरा है चीटिंग, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, पेपर में मत करना। चलो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन, अब देखो तुम कितने तरीकों से किसी रिएक्टेंट को तोड़ सकते हो। तो पहला तरीका है तुम्हारे पास थर्मल। थर्मल मतलब हीट, गरम गरम गरम, गर्मी कर दो, साला गर्मी कर दो नहीं, गरम कर दो। ठीक है, आगे द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप इसमें हीट देकर, एनर्जी देकर तोड़ रहे हो किसको? एक कंपाउंड को या फिर एक रिएक्टेंट को। तो देखो लेड नाइट्रेट, जैसा कि आपको बताया था, बेस्ट एग्जांपल है। अरे लेड नाइट्रेट एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको आपने हीट दी, टूटा किसमें? पीबीओ में, NO2 और ओहो, इसके तो 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, आगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, दिस ये आपको मिलेगा, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो ब्राउन कलर है ये किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, NO2 का है। आगे बढ़े भाई, आगे क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका, अगर आपका डिकम्पोजिशन हीट देने से नहीं हो रहा है, अगर कोई पानी जैसा ढीट कंपाउंड है और अगर वो हीट देने पर डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तुम ही सोचो ना, पानी को तुम हीट दोगे तो वाटर वेपर बनेगी, ठीक है, वाटर वेपर बनेगी। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला भी तो H2 ही रहने वाला है, लेकिन मुझे तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग चाहिए। ठीक है, वो फिजिकल प्रोसेस हो गया बेसिकली देखा जाए, तो मुझे तो केमिकल प्रोसेस से चाहिए। तो यहां पर मैंने जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, EC, इसके अंदर भी EC, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया और हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी में प्रेजेंट है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी हम यहां पर बोल सकते हैं। आगे आगे आगे। अच्छा अब तुम समझदार हो बच्चा, तुम अच्छे बच्चे हो, मुझे ये बता दो, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है क्या होगा? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाला कैथोड। अब तुम्हें क्या बताना है? ये तो मैंने बता दिया, तुम्हें यह बताना है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर जाकर बैठेगी, कौन से इलेक्ट्रोड से रिलीज होगी, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे अगर हम यहां बढ़ते हैं, क्योंकि वन शॉट सीरीज है, रुक सकते नहीं हैं। तुम भी देख रहे होंगे मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम कमेंट जरूर करोगे, कमेंट में तुम जरूर बताओगे कि क्या समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा लेक्चर, क्या रटने की जरूरत पड़ी, ये सब तुम्हें कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मैं तुम्हारा रिव्यू ले सकूं, ताकि फिर उस हिसाब से हम काम कर सके। क्योंकि जब तक तुम हमसे मोटिवेट नहीं होंगे तो हम तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा तो मोटिवेशन ही तुम हो, तो जितना मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा उतना ही मुझे मजा आएगा और उतना ही मैं और अच्छा काम करूंगा। तो भाई कमेंट करते रहना। अच्छा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन समझ में आ रहा होगा, फोटो मतलब लाइट, और लाइट किसकी? सनलाइट। तो जब आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए सहारा लो लाइट का, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, आपके पास कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जब आप इनको सनलाइट देते हो, यानी कि देते नहीं हो, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो, हम कहां से देंगे सनलाइट? तो जब आप इसको सनलाइट में रखते हो भाई, तो ये डिकम्पोज हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और ब्रोमीन। ये दोनों जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों रिएक्शन पुराने टाइम में हमारे जो दादाजी के दादाजी जो थे उनके जमाने में, अभी भी हो सकता है कि कहीं पे वो कैमरे प्रेजेंट हो, उनमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता था, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। सो फोटोलाइटिक रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
ठीक है। इनका यूज ओल्ड टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता था। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे आती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे समझें कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? अब ऐसे समझो भाई कि यहां पर हमारे पास है सोनू और इसकी जो बेस्ट आप समझ जाओ, बेस्ट का मतलब बेस्ट दोस्त है रिया, ठीक है। आपस में दोनों मस्त रहते हैं, मस्त एक साथ एक ही टिफिन में खाते पीते हैं, जो भी ये सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ कि रिया का एक और बेस्ट फ्रेंड जो सोनू से ज्यादा है वो आता है, जिसका नाम हमें गोपाल नहीं गोपू लिख देते हैं, ठीक है। अब वो आया, अब तुम समझ जाओ कौन सी कहानी चल रही है, ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या होता है, इसका बेस्ट फ्रेंड ये और इसका भी बेस्ट फ्रेंड ये, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जेलेसी फील होगी किसको? सोनू को। सोनू कहेगा गोपू से भाई तू क्यों आया है, वो तो मेरे बहुत खास है, तो गोपू क्या कहेगा, अबे तेरे से ज्यादा मेरी खास है वो। इसका मतलब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मनमुटाव होगा, लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद रिया के पास तक जब वो बात पहुंचेगी तो रिया कहेगी सोनू से कि तुमने गोपू से ऐसे बात क्यों करी, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर बढ़ेगा दूरियां, फिर बढ़ेगा स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस से बचने के लिए ना रिया के पास जाओ ना गोपू के पास जाओ, खुद ही अपने मस्त में मस्त रहो, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे सोनू इनसे दूर हो जाएगा और गोपू सोनू की जगह ले लेगा। और एक तरह से देखा जाए तो हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। कैसे? गोपू ने सोनू को अपनी पोजीशन से रिप्लेस कर दिया कि भाई तू चल, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। सोनू अपने आप पीछे हट गया। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये रिएक्टिविटीज आपको बता रही है कि कौन सा मेटल या कौन से एलिमेंट हायर हैं किससे, रिएक्टिवनेस में, ठीक है, किससे हायर है वो सब कुछ यहां बताया गया है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है हर एक एलिमेंट की जो मेटल है। और यहां पर अगर हम बात करें तो आपको याद करने की ट्रिक ये है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब इसका मतलब है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और नीचे आता है प्लेटिनम। फिलहाल इतना याद कर लोगे काम हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जाओगे, एक्टिवनेस बढ़ जाएगी मेटल्स की, और अगर नीचे जाओगे तो लीस्टनेस बढ़ जाएगी। बेचारी लीस्ट कमजोर, ज्यादा रिएक्शन नहीं करती, इसलिए ये जो है ना गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल में काउंट होती हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे वापस से आपको थर्ड चैप्टर में इसको जानने का मौका बिल्कुल मिलने वाला है। आगे अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब आप किसी एक कंपाउंड को, जब आप किसी एक एलिमेंट को उसी के ही सोल्यूशन से भगा दो, बेइज्जत कर दो, निकाल दो। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा पावरफुल हो, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव हो उससे, तो वहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो अच्छा सा एग्जांपल देके समझा चुका हूं मैं, रिया, सोनू और गोपू वाला। इससे ज्यादा अब क्या ही समझोगे, क्या ही बोलूं मैं तुमसे मेरे भाइयों बहनों। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्ट सोल्यूशन। उसी के सोल्यूशन से भगा दो कमजोर वाले को, कोई इज्जत ही नहीं रहने वाली उसकी, वही आपका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो देखो यहां पर अगर आप नोटिसेबल हो तो ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा, लिख देते हैं यहां पर, लिख देते हैं यहां पर ए बी, और ये है सी। ये दोनों एक साथ रह रहे थे, मस्त चटर पटर दोस्ती। तीसरा आया सी। अब सी जो था वो ए से ज्यादा ताकतवर था, तो ए के साथ उसने क्या करा, गद्दारी करी। ए को बोला चल निकल, तेरी जगह मैं आऊंगा। तो ए को तो भगा दिया अलोन, ये ए अकेला भी रह गया बेचारा, और अब बन गया बीसी। सही बना ना? ठीक है। अब आपके पास कंपाउंड क्या होने, डिस्प्लेस हो गए, और आपका काम खत्म। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद करने के लिए आपको याद होनी चाहिए ट्रिक। क्या थी? रिएक्टिव मेटल की ट्रिक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अगर आपने इस सीरीज को याद कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट तो चुटकियों का खेल है आपका। डिस्प्लेसमेंट चुटकियों का खेल है आपका। और इसी से रिलेटेड खेल खेल में एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है 1.9, आपसे कहती है कि आयरन नेल लो। अब इतने तो देखो यार, इतने वेले तो हमें नहीं, मैं यहीं पे तुम्हें बता देता हूँ। कील लेनी है जो लोहे की बनी हो, आयरन की बनी हो। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब क्या करोगे, उस कील को उसके अंदर डाल देना है। तो तुमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, जी हाँ। क्या उसके अंदर तुमने आयरन को रखा, जी हाँ। अब देखो मैं अगर तुम्हें इस पे ले चलूँ यहाँ पर वापस से, क्या थी ये
ट्रिक थी किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की। अब यहां पर चेक करो, दो मेटल्स आपको देखनी है, पहली है कॉपर, दूसरी है आयरन। आपको ये देखना है कि कॉपर और आयरन में से कौन एक दूसरे के ऊपर है। जो ऊपर होगा वो रिएक्टिव होने वाला है। तो पहले हम कॉपर को ढूंढ लेते हैं। कॉपर 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 कॉपर, तुम दिख रहे हो क्या कॉपर? हाँ प्रेजेंट सर, ये रहा कॉपर। अब कॉपर तो मिल गया, क्या कॉपर के नीचे आयरन है? नहीं है। ऊपर है क्या? हाँ होगा होगा होगा, देखो देखो देखो, कहीं तो मिलेगा कहीं तो मिलेगा, ये रहा। ठीक है, इंस्टीड में मिला हमें। अब बच्चों अगर यहां से हम यहां तक पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? अब गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं। Fe मैं लिखूंगा Fe इज मोर रिएक्टिव, Fe क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा, है ना। तो ये क्या करेगी? कॉपर को भगा देगी, कॉपर को भगा देगी उसी के सॉल्यूशन से। अटैक, अटैक हुआ यहां पर। अब अटैक होते ही क्या होगा? बनेगा आपका FeSO4 और क्या निकलेगा बेटा? कॉपर। क्या निकलेगा? कॉपर। अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पेपर किस तरीके से आता है, देखो पूछेगा वो आपसे कि जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है उसमें हमने आयरन नेल को रखा, थोड़े समय बाद जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो खत्म हो गया और सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। क्यों? इसलिए हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। इसका कलर कैसा है? ब्लू, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ये कैसा है? ग्रीन। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपेयर होकर ग्रीन कलर का आ जाना बता रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट Fe ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से भगा दिया है, टाइट फिस कर दी है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमने कवर कर ली। आगे अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें होता क्या? डबल 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 डबल, दो बार, है ना। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात ये है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीटली बात करनी है आयंस के ऊपर। इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, प्लस माइनस एक्सचेंज होते हैं अलग अलग सॉल्ट के, ठीक है, या अलग अलग कंपाउंड के, और वही करते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे? डबल डिस्प्लेसमेंट, इंटरचेंज। चलो देखो, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स रिएक्टिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स बाय एक्सचेंजिंग वन ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे 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 अरे, ये बहुत सर ये टेक्निकल हमें समझ में नहीं आती। हाँ, टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आ रही, क्या टर्म्स यूज की गई है इसको समझाओ। अब देखो एग्जाम्पल जाने से पहले उसको समझना भी जरूरी है, क्या बोला गया है। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ेंगे। क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके भी दो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आगे की बात, एक्सचेंजिंग ऑफ देम आयंस, उनके आयंस को चेंज करके उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कैसे, ये है A और ये है B, ये है C, ये है D। अब थोड़ा मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। स्कूल की एक बेंच पे बैठते हैं AB और दूसरी बेंच पे बैठते हैं CD। ढंग से समझना, स्कूल की एक बेंच पे बैठते हैं AB और स्कूल की दूसरी बेंच पे बैठते हैं CD। अब क्या हुआ? कुछ कारणवश हुआ क्या कि AB के बीच में मनमुटाव आ गया, झगड़ा हो गया, और CD के बीच में भी झगड़ा हो गया। AB के बीच में भी झगड़ा, CD के बीच में भी झगड़ा। तो A ने B से कहा कि अपनी सीट को बदल दे, सेम ऐसा ही C ने D से कहा कि अपनी सीट को बदल दे। तो यहां पर C आता है B के जगह और B जाता है D C की जगह। तो देखो क्या हुआ, अपने अपने भैया अपनी अपनी सीट बदल ली गई, होता है ना स्कूल में ऐसा। तो A के पास आ गया C और B पहुंच गया किसके पास? D के पास। तो क्या बना? देखो ACBD बनी। कैसी बीडी बनी? ACBD बनी। अब देखो बेसिकली हुआ क्या कि इसने रिप्लेस इधर गया, ये वाला इधर आया, तो इंटरचेंज हुआ ना। दो चीजें हुई, दो आयंस गए, तो उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार दो गए हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं। AgNO3 NaCl। अब गौर से देखना, AgNO3 अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं बेटा, तो Ag के ऊपर प्लस चार्ज, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज, इधर NaCl Na प्लस चार्ज, Na प्लस पे प्लस आयन, Cl पे माइनस आयन, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ। देखो Ag प्लस Cl पे चला गया AgCl, NO3 माइनस जाएगा प्लस वाले के साथ NaCl, तो NO3 यहां पे आपको फॉर्म हो गया सोडियम नाइट्रेट। और भी एग्जांपल है आपके पास, ये इसका ब्रेकडाउन Zn2 प्लस में, इसका ब्रेकडाउन Cl माइनस में, इसका ब्रेकडाउन Cu2 प्लस में, इसका ब्रेकडाउन SO4 2 माइनस में। अब क्या हुआ? Zn चला जाएगा SO4 के साथ,
हमेशा प्लस वाला माइनस को ढूंढेगा अपोजिट में जाकर। Cl किसको जाएगा, इसके पास। समझ में आई कुछ? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, जिसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर कुछ काम की नहीं है हमारे। ठीक है बच्चा, आगे ये एग्जाम्पल आप अगला देख लेना भाई। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब मैं आपसे बोलूं कि जहां जहां पर मैं आपसे बोलूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन अगर हो रहा है तो वहां पर प्रेसिपिटेट बनता है। देखो क्या यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दो एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। पहला एग्जाम्पल है जो हम बहुत बार देख चुके हैं, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया, दोनों का सोल्यूशन मिक्स करते ही देखो दोनों का सोल्यूशन कलरलेस था। जैसे ही आपने मिक्स किया येलो कलर का पीपीटी जम गया, और येलो कलर पीपीटी क्या है, लेड आयोडाइड है। ठीक है, आगे दूसरा, जब आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराओगे, याद रखना रिएक्शन याद रखने की चीज है, जब आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराओगे तो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट में नीचे बैठ जाएगा सॉलिडिफाई होकर, जबकि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एक और खास बात है कि यहां पर हम इसको बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस की रिएक्शन याद है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सेम वही रिएक्शन है ये, बिल्कुल वही रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl की रिएक्शन NOH के साथ कराई, बना सोल्ट NaCl और वाटर। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड की KOH के साथ सोल्ट बना K2SO4, और क्या बना, वाटर। समझ में आ रहा है? यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रेसिपिटेट भी बनता है, और इस रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बोल लिया मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट रिएक्शन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स को समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी पड़ेगी, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है, समझ जाओ, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तीन तरीके से पढ़ेंगे हम। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड के साथ, अगर पहले नहीं थी बाद में आ चुकी है ऑक्सीजन, समझ जाओ ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर पहले हाइड्रोजन थी और बाद में नहीं है प्रोडक्ट बनते समय, तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन हुआ है। और तीसरा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी कि पॉजिटिव आयंस बढ़े हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, और इसको अपोजिट करना है, अगर यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था तो यहां पर रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ था तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बस यही है ऑक्सीडेशन, यही है रिडक्शन। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन। अब साथ ही साथ मेरे बच्चों पहले रेडॉक्स की भी बात कर लेते हैं। रेडॉक्स है क्या? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, बस ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब चलो शुरू करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल देखो। कॉपर, देखना बेटा, सिंगल था पहले, कॉपर सिंगल था पहले, हमने इसको गर्म किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, को बना कॉपर ऑक्साइड। आप यहां पे चेक करो, यहां से यहां तक के सफर में जो कॉपर पहले सिंगल हुआ करता था, अब वो मिंगल हो चुका है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर क्या ऑक्सीडेशन हुआ है? जी हां। अब आगे दूसरा रिडक्शन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला भी देख लेते हैं। क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में? आपको देखना पड़ेगा, यहां पर देखो, गौर से देखो, HCl है, जी हां है। क्लोरीन पे फोकस करना, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसको देखना है हमें। क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन की जुड़ाव बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बाद में रिएक्शन के बाद में आप चेक करो क्लोरीन सिंगल बैठा है, हाँ सेपरेट बैठा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब यहीं पे मैं अगर तुम्हें इसको आयंस के बेसिस पे बताऊं बेटा, तो यहां पर चेक करो, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहां आते ही अब मैं इसको अगर बोलूं तो ऑक्सीजन पे होता है 2- और इसके ऊपर होता है 2+ चार्ज। अब देखो
0 से +2, यानी कि यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कितने, 2। गेन क्या हुआ है, क्या हुआ है गेन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है इसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। इधर आ जाओ, रिडक्शन। अब रिडक्शन में हमने पढ़ा था उसका अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चेक करो, हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा था, बाद में आके देखो हाइड्रोजन सिंगल ले गया, रिडक्शन। और देख लो, इसी को अपोजिट वे में लिख दो, ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था, बाद में आके बन गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम रेडॉक्स के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं। क्या है, MnO2 HCl, MnO2 और HCl आपको दे रखे हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, MnCl2 Cl2 H2O, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, और आपको दे रखा है HCl, मैग्नीज क्लोराइड, और ये सब दे रखे हैं आपको। अब क्या करना है, आपको फोकस करना है हर एक चीज पे। आप यहाँ पे चेक करो, आप यहां पर चेक करो, Mn के साथ पहले ऑक्सीजन था, हाँ है। यहां से अगली बार Mn कहां दिखा, यहां दिखा। यहां पे चेक करो ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो ऑक्सीजन हट गया, बिल्कुल हटाना। क्या लिखा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, लिखा है ना। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है मेरी नजर में, तुम्हारी नजर में रिडक्शन होता है। समझ में आ रही है कहानी, समझ में आ रही है कहानी, क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर HCl आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर आपको फोकस करना है क्लोरीन पे, करो। क्लोरीन पे अगर तुम फोकस कर रहे हो और क्लोरीन पे गए बाद में, यहां पर क्लोरीन सिंगल बैठा है, पहले हाइड्रोजन के साथ था, सिंगल है, तो यहां पर हुआ क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और हमारी लैंग्वेज में रिमूवल कहां है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसका हिस्सा है, ऑक्सीडेशन का हिस्सा है। अब देखो, क्या इस रिएक्शन में तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिला, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिला, रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर यहां पर चेक कर पाओ आप, तो यहां पर भी देख लो, अमोनिया NH3, ठीक है, ठीक है। आगे और क्या है, ब्रोमीन। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर आप चेक करो, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, धीरे धीरे नाइट्रोजन सिंगल ले गई, हाइड्रोजन गायब हो गए, हाइड्रोजन में कमी आ गई। तो यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो यहां पे सिंपल मैं बोलूंगा बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे ब्रोमीन, ब्रोमीन बेचारा पहले सिंगल था, अब हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है क्या, रिडक्शन। समझ में आई कहानी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कहानी समझ में आई। बस यही है। जहां पर वापस से एक बार नट शेयर में समझा देता हूं, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब चलो यहीं पे कैसे जाएंगे देखो, NH3 अगर मैं आयंस में इसको कन्वर्ट करूं तो नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर होगा 3- चार्ज, लेकिन यहां आओ नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गई और इसके ऊपर है 0 चार्ज। तो बढ़िया ना सफर बढ़ाना, -3 से -2, -2 से -1, 0, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बचे उसके भाई साहब, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना है। एजेंट, एजेंट क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी, अब मैं बोलता हूँ तुम्हें, लाइफ एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, क्या खुद खरीदते हैं, नहीं ना। तो सेम वैसे ही समझना कि जो एजेंट होते हैं, अब जिसमें अगर तुमसे बोला जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अब गौर से सुनो, सामने वाले को अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इसको ऐसे याद रखना बस, जो सेल्फ तो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस, सेल्फ रिड्यूस होंगे और काम करेंगे सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का। आगे 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 और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये मैं इसको वापस लिख देता हूं, सेल्फ क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसकी बारी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो खुद क्या होंगे, सेल्फ क्या हो जाएंगे, सेल्फ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बस यही कहानी है इसकी। देखो, अ सब्सटेंस विच हेल्प्स द अदर सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की मदद करता है ऑक्सीडाइज होने में, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की मदद करेगा ऑक्सीडाइज होने में,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम अपोजिट, मतलब वैसे ही कर दो। अ सब्सटेंस विच हेल्प अदर सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन इज नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट। बस उसी के रिलेटेड हमने चुरा लिया यहाँ पर। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल है, लेड का ऑक्साइड है, कार्बन है, चेक करना, लेड का ऑक्साइड है, कार्बन है, इसको मत देखना अभी नीचे, तुम यहां से लेड पे जाओ, क्या यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है? हाँ हुआ है। इधर आओ, कार्बन से इधर जाओ, क्या यहां पे कार्बन के पास ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब मेरी बात सुनो, इस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो? ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, रिडक्शन है, अच्छा हाँ, और इसका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। अब देखो आगे देखो, रिमूवल ऑफ रिडक्शन। अब मैंने क्या बोला? जो खुद रिड्यूस हो जाए, जो खुद रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस कौन हुआ है? दिस, तो सेल्फ अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लो समझ में आ गया, कहानी समझ में आई? अच्छा उधर चलते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, कौन था? पहले कार्बन खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है वही है। समझ में आई? समझ में आई? ऐसे नहीं होता, समझो, ट्रिक बनाओ, दिमाग में कंसेप्ट बनाओ, और ये है तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या है हमारे पास? ये है, इसको तुम सॉल्व करना। HW में बेसिकली लिख रखा है सब कुछ, यहाँ से बेचारा ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल हो गई है। आगे अगर हम बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। अब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट आते हैं? तो सबसे पहले आपको पता है, कंबशन रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन होगी जलने वाली, फटने वाली, उन सब में कंबशन रिएक्शन होगी। जैसे मीथेन को जलाया, ब्यूटेन को जलाया, तो इनके कंबशन से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑल द कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि ये रिलीज करती है हीट को। अब क्या क्या जला सकते हो? ये सारी चीजें जला सकते हो। आगे रेस्पिरेशन, एक क्वेश्चन में पूछता हूं तुमसे, डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में? ब्रीथिंग क्या है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे अंदर जो फूड हमने इंटेक किया है उसको क्या कर रही है? ऑक्सीडाइज कर रही है, और वहां से हमें मिल रही है एनर्जी, और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजेशन ही तो है, ऑक्सीडेशन ही तो है। आगे कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है? देखा होगा आपने कि हम हमारे घर में जो मेटल लाते हैं, अगर वो मेटल लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर में रहती है, हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, तो इन गैसेस के साथ कंटिन्यूसली में धीरे धीरे रिएक्ट करके वो अपने ऊपर एक लेयर लगा लेती है, और वो लेयर क्या करती है? एक तरह से टार्निश करती है, खराब कर देती है हमारी मेटल को, और वही होता है कोरोजन। तो देखो क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर etc on the surface of metals as so convert the metal into oxide, carbonate, sulfide etc। ये सारी चीजें क्या करती हैं? मेटल को डिग्रेड करती हैं, खराब करती हैं, इसे हम बोलते हैं कोरोजन। और एक चीज और बेटा, कि जो कोरोजन है उसमें अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में मूर्ति होंगी, जो कॉपर की मूर्ति होती है, वो धीरे धीरे ग्रीन कलर की लेयर उनके ऊपर कोटिंग आ जाती है। वो है क्या? अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो कॉपर मेटल तुम्हारे पास थी जिससे वो मूर्ति बनी थी, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते 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 अपने अंदर, अपने ऊपर, अंदर नहीं, अपने ऊपर एक लेयर बनाती है। वो लेयर होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। इसका प्यारा सा नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कार्बोनेटर जो कार होता है, उनकी जो क्या बोलते हैं उन्हें, अरे क्या, बोनट, कार के जो बोनट होते हैं उसमें भी ये ग्रीन कलर आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये क्या है? एक तरह से कोरोजन है, मेटल डिग्रेड हो गई। अच्छा, साफ कैसे हो सकती है? देखा होगा मम्मी पीताम्बरी लगाती है या नींबू का जूस लगाती है, साफ हो गई, ठीक है। अब रस्टिंग की बात करते हैं। रस्टिंग क्या है? एक स्पेशल केस है। अगर हम बात करेंगे कि लोहे पर कोरोजन हो रहा है, लोहे की मेटल डिग्रेड हो रही है एटमॉस्फेरिक गैसेस के रिएक्शन से, तो उसे हम कोरोजन नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रस्टिंग। प्यारा सा एग्जाम, प्यारा सा नाम, रस्टिंग। क्या बोलेंगे? रस्टिंग। तो देखो, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। और रस्टिंग है क्या? जब आयरन मेटल ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ कंटिन्यूसली रिएक्ट करती है तो अपने ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर ऐड हो जाती है, और ये जो लेयर है धीरे धीरे आयरन को डिग्रेड करती है, खत्म कर देती है और बनाती है Fe2O3.XH2O। इसे हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है भाई, ठीक है। अब रेंसिडिटी, जब आपके खाने में जो फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो आपका खाना जो है वो खराब हो जाता है, फूड गेट स्पॉइल्ड, उसके अंदर से स्मेल आने लगती है और अलग अलग बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रेंसिडिटी। देख सकते हो आप।
अब कैसे बचेंगे रेंसिडिटी से? इतनी सारी चीजें आपके पास है, आप क्या करो, ऑक्सीडेंट ले लो, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। आप क्या करो, नाइट्रोजन गैस ले लो पैकेजिंग के थ्रू। आप क्या करो, कोल्ड फ्रीज टेम्परेचर में उसको रखो, यानी कि रेफ्रिजरेटर का यूज करो। एयर टाइट कंटेनर लो, ये रहा, और आप अपने फूड को लाइट में एक्सपोजर मत होने दो। तो बस ये सारी चीजें आपको रेंसिडिटी से बचाएंगी, ठीक है। और अब चलो कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.4 है एनसीईआरटी में, वो बोल रही है आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर पानी डालना है, और उसके अंदर जो आपका क्या बोला गया, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना है। किसके अंदर? पानी के अंदर। अब उस बीकर को टच करना है, क्या होगा? तो आप जानते हो ये जब रिएक्ट होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बन रहा है तो जो बीकर है वो धीरे धीरे गर्म होगा, यानी कि यहां पर हीट प्रोड्यूस होगी मेरे मुन्ना, यहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। ये एक्टिविटी 1.4 आपसे कहती है। आगे क्या है 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक्टिविटी 1.5 आपसे कहती है कि आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने FeSO4 ले लिया। अब क्या करना है, कलर ऑफ, आपको कलर चेक कर लेना है, कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। फिर इसको आपको गर्म करना है और आपको अपना ऑब्जर्वेशन देना है। तो जब आप FeSO4 को गर्म करोगे, तो हीट दे रहे हो बेसिकली, तो आपको मिलेगा Fe2O3, मिलेगी SO2 गैस और SO3 के सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पे इसका जो कलर होने वाला है बेटा वो ब्राउन कलर का होगा, क्योंकि Fe2O3 ब्राउन कलर की। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10 क्या कहती है आपसे, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब अनदर दैट इज बेरियम क्लोराइड। अरे ये तो अभी हम करके निपटे ना, ये तो भी करा हमने, क्या था, Na2SO4 बोला उसने और BaCl2 बोला उसने, बोला। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अगर उसने ये सब बोला है तो आपने पढ़ा था कि BaSO4 जब बनेगा और NaCl जब बनेगा तो BaSO4 वर्क एज अ PPT, जो व्हाइट कलर की होती है, ये व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। कर लिया हमने ये भी, ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया था। और क्या है भाई, एक्टिविटी 1.11, हीट द चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर। बिल्कुल करके देख लेते हैं। कॉपर मेटल है आपके पास, ब्राउन कलर की होती है, बता देता हूं। इसको जब गर्म करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये CuO बनाएगी, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि एक एलिमेंट है X, गौर से सुनना, एक एलिमेंट है X जिसका कलर है ब्राउन, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया गया तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लैक में। अब बताओ कि वो कंपाउंड वो क्या है, तो आपको बताना है कि जो एलिमेंट X आपने लिया है वो कॉपर है, और उसने जो Y प्रोडक्ट बनाया वो है कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो यही चीज आपको बतानी है, और यही आपकी एक्टिविटी होती है, और यही लास्ट एक्टिविटी थी आपकी एनसीईआरटी बुक की। तो इसी के साथ हमने तो कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर 1 वन शॉट में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर तुम एंड तक देख रहे हो इस लेक्चर को, तो मैंने तुमसे बोला था स्टार्टिंग में कि आपकी वीडियो में, इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज क्या है कि जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपके लिए मेरे पास एक पूरा पेपर है जो डिजाइन किया है मैंने अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसमें जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी चैप्टर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ उनके आंसर भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जल्दी से जाओ और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करो, और साथ ही साथ इस लेक्चर के नोट्स भी तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें ये बुक चाहिए जिसमें तुम्हें पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आरंभ के नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करके बताना कि आपको सेकंड लेक्चर जो है वो कौन सा चाहिए, आपको सेकंड केमिस्ट्री का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, बायो का चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड स्टार्टिंग कर दो पढ़ाई करना, ठीक है भाई, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट।